दुनिया में ना बादशाह चलता है ना इक्का चलता है। ये खेल है कर्मों का, यहां तो कर्मों का सिक्का चलता है। जी हां दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। और दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं मीन राशि के जातकों के लिए अक्टूबर महीने का संपूर्ण मार्गदर्शन और भविष्यफल को लेकर। दोस्तों, जहां आप मीन राशि के जातक अभी शनिदेव की शिखर की 7.5 के अंतराल से गुजर रहे हैं और शनिदेव अभी वक्री भी हैं। अक्टूबर में भी पूरे महीने वक्री रहेंगे, 28 नवंबर तक अभी रहने वाले हैं। ऐसे में इस महीने आपके भाग्य को आपके राशि के स्वामी का जबरदस्त सपोर्ट मिलने वाला है। जहां अक्टूबर के महीने में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह नीच की राशि में जा रहे हैं, सूर्यदेव और शुक्रदेव, उनके क्या परिणाम होंगे। और वहीं आपके राशि के स्वामी 13 वर्षों के बाद उच्च की राशि कर्क में जा रहे हैं, वो आपको क्या लाभ देकर जाएंगे। आइए इस महीने होने वाले 5 गोचरों को मैं 5 पॉइंट में क्लियर करता हूं। 2 अक्टूबर को बुधदेव, जो आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं, घर गाड़ी बंगला और कंफर्ट वाले भाव के स्वामी, और 7वें भाव के स्वामी, बिजनेस वैवाहिक जीवन वाले भाव के स्वामी होते हुए अभी उसी राशि में यानी नंबर 6 में आपके 7वें भाव में बिजनेस के भाव में उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं। 3 अक्टूबर को बुधदेव अपनी स्थिति का परिवर्तन करने वाले हैं, अष्टम भाव में यानी तुला राशि में जाएंगे। अब जब अष्टम भाव में चतुर्थ भाव के स्वामी होते हुए जाएंगे तो चतुर्थ भाव क्या है? प्रॉपर्टी का। अष्टम भाव क्या है? पैतृक, वसीयत। तो यदि आपके भी कोई ऐसे मामले फंसे हुए थे पैतृक संपत्ति से रिलेटेड, वसीयत से रिलेटेड, तो वो हल हो सकते हैं। वहां से पैसे की आवक हो सकती है, क्योंकि बुध यानी फाइनेंस, आपकी आर्थिक स्थिति। साथ ही आपको कुछ सडन गेन हो सकते हैं। इस बार अष्टम भाव में बुधदेव का जाना कई मामलों में आपके लिए आर्थिक लाभ के संकेत देता हुआ। ससुराल पक्ष से रिश्ते सामान्य बने रहेंगे, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। बस 7.5 का शिखर है तो मानसिक रूप से आप बहुत ही आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें, क्योंकि शनिदेव 7.5 में आपको निचोड़ने आते हैं, आपके विकार को दूर करने आते हैं। दोस्तों, वही दूसरे पॉइंट के रूप में आपके 3rd हाउस के स्वामी, जहां से आप पराक्रम करते हैं, रिस्क लेते हैं, और अष्टम भाव के स्वामी, रहस्यों का भाव, उन दोनों के नियंत्रण करता होते हुए शुक्रदेव अभी 6ठे भाव में चल रहे हैं। एक विपरीत राजयोग बनाया हुआ है, 8वें भाव के स्वामी होते हुए 6ठे भाव में। यह भी गोचर 9 अक्टूबर तक शुक्रदेव वहीं रहेंगे, हर तरह के संघर्षों से आपको बचा कर रखेंगे, नौकरी स्मूथ चलती रहेगी। लेकिन 9 अक्टूबर को अपनी राशि का परिवर्तन करते हुए वो आपके 7वें भाव में आ जाएंगे। 7वें भाव में नंबर आता है 6 आप मीन राशि के जातकों के लिए, कन्या राशि। और कन्या राशि शुक्रदेव की नीच राशि है। अब शुक्रदेव यानी ऐश्वर्य, वैभव, लक्ष्मी, प्यार, वैवाहिक जीवन, चेहरे का आकर्षण, यदि वो डाउन होंगे तो उन सभी चीजों में कहीं ना कहीं कमी का आभास होगा। आपने देखा होगा जिनकी कुंडली में शुक्रदेव अच्छे नहीं होते, उनके चेहरे का आकर्षण चला जाता है, प्यार की प्राप्ति बड़ी मुश्किल से होती है, और मिल भी जाए तो वो बात नहीं रहती। वैवाहिक जीवन में कई समस्याएं चलती रहती हैं, संतान प्राप्ति के लिए भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो शुक्रदेव की कमजोरी बहुत ही ज्यादा मैटर करती है, स्वास्थ्य के रूप में भी मैटर करती है, प्राण शक्ति है, आपका डायबिटिक होना, क्योंकि शुक्रदेव कमजोर होंगे तो इंसुलिन का जो प्रोडक्शन होता है वो धीमा पड़ जाएगा। आपके सेक्सुअल पावर में कमी का आना, ये सब शुक्रदेव देते हैं।
तो अभी शुक्रदेव करंट पोजीशन में गोचर में भी नीच के होंगे। अगर आपकी पत्रिका में भी नीच के हो तो आप -30 में चले जाओगे, क्योंकि किसी भी ग्रह के प्रभाव देने की क्षमता रश्मियों में होती है। क्यों, कितना रिजल्ट आपको दे सकते हैं, तो 0 से 30 के बीच उनकी पावर होती। तो पहले तो आप अपनी कुंडली खोलिए, देखिए कि वहां कितनी पावर है। अगर वहां पे पावर 15 के ऊपर दिख रही है तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। बस 3 माला ओम द्राम द्रीम द्रौम शुक्राय नमः यानी शुक्र के बीज मंत्र कर लेना, कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन चूंकि अष्टम भाव के स्वामी हैं तो आपकी कुंडली में भी यदि वो नीच के हैं तो 5 माला आपको करना ही होगा। यदि कुंडली में वो कमजोर है लेकिन शुभ है तो डायमंड धारण कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो शुक्रदेव नीच राशि में जाएंगे, फिर वहां से निकल जाएंगे, लेकिन आपकी पत्रिका में तो सेम स्थितियां बनी रहेंगी। यदि आपको भरपूर मात्रा में पैसे चाहिए, दौलत चाहिए, प्यार चाहिए, चेहरे का आकर्षण चाहिए, सुखद वैवाहिक जीवन चाहिए, तो आपको शुक्रदेव की स्थिति को बढ़िया बनाकर चलना चाहिए। क्या उपाय करें? देखिए, यदि शुक्रदेव कुंडली में अशुभ है तो चीनी का दान या खीर बनाकर किसी स्त्री को दान करें शुक्रवार के दिन। 16 शुक्रवार के व्रत करें। वैभव लक्ष्मी के कर सकते हैं, माता संतोषी के कर सकते हैं। दोनों ही आपके घर को भरने वाले ही व्रत हैं। धन दौलत गहने जेवर सब भर देती हैं, लेकिन दिल से करें। 5 इंद्रियों को वश में करके चलें व्रत करने में। सिर्फ अन्न का त्याग करना ही व्रत नहीं होता। यहां से भी किसी का बुरा ना सोचें, भक्ति भाव से, समर्पण भाव से भगवान की भक्ति करते हुए पूरा दिन बिताएं। तो यदि आप नियम पूर्वक इस व्रत को धारण करते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। वहीं पे यदि कुंडली में शुक्रदेव अशुभ है तो कम से कम शुक्रवार के दिन एक्स्ट्रा दूध ले लें, दूध से स्नान करें। पहले के राजा महाराजा का जब राजाभिषेक होता था तो दूध से स्नान कराया जाता था। पहले के घरों में कोई भी शुभ संस्कार होते थे, विवाह इत्यादि होते थे तो दूध से स्नान करवाया जाता था। तो बोलते थे ना पहले, दूधो नहाओ पूतो फलो। तो दूध से नहाना सुख समृद्धि की निशानी है। थोड़ी हल्दी मिला लें और मजा आ जाएगा। करके देखें 16 शुक्रवार, मजा ना आ जाए तो फिर कहना। अगर मेहरबान है तो और मेहरबान हो जाएंगे। व्हाइट कपड़े पहने, चमकते दमकते रहें, ग्रूमिंग पे ध्यान दें, परफ्यूम का इस्तेमाल करें, घर में बिल्कुल खुशनुमा माहौल बनाकर रखें, वेल अरेंज्ड रखें अपने घर को, व्हाइट बेडशीट यूज करें। एक बार जब कपड़े पहन लिए दोबारा बिना धुले ना पहने, बिल्कुल साफ सुथरे चमकते दमकते रहें। इन सबसे शुक्र अच्छे होते हैं। तो इन उपायों के साथ चलेंगे तो शुक्र का नीच होना भी आपको कोई हानि नहीं दे पाएगा। दोस्तों, वहीं तीसरे गोचर के रूप में और तीसरे पॉइंट के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण, ग्रहों के राजा सूर्यदेव भी 17 अक्टूबर को तुला संक्रांति के दिन नीच की राशि तुला में जाने वाले हैं। अभी फिलहाल वो आपके 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्यदेव जो आप मीन राशि के जातकों के लिए नौकरी वाले भाव यानी 6ठे भाव के नियंत्रण करता होते हैं, कंट्रोलर। आपकी नौकरी कैसी चलेगी? आपके जीवन में कोई संघर्ष है तो आप संघर्षों से निकलेंगे कि नहीं? रोग हो या शत्रु हो या ऋण, मतलब यदि आप कर्जे में आ भी गए तो निकलोगे कि नहीं, यह सूर्यदेव की मजबूती ही निकालेगी। कोई शत्रु है तो आप उस पर विजय पाओगे कि नहीं, यह सूर्यदेव की पावर ही निकालेगी। इसे कहते हैं नियंत्रण का होना। तो रोग हो या शत्रु हो या ऋण हो या नौकरी, सभी को कौन देख रहे हैं? सूर्यदेव। अभी 7वें भाव में है, 17 दिन वहां रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अष्टम भाव में 17 अक्टूबर को चले जाएंगे, फिर वहां 1 महीने रहेंगे। सूर्य का अष्टम भाव का गोचर अच्छा नहीं माना जाता और वहां नीच के भी हो जाएंगे। तो किसी भी तरह की अनिष्टता से बचने के लिए, किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए, नौकरी की कोई परेशानी हो, रोग शत्रु ऋण से रिलेटेड कोई परेशानी हो, सरकारी कार्यों में विलंब हो, प्रमोशन में कहीं रुकावट हो, आर्थिक मामलों की कोई गंभीरता हो, कुछ भी हो, सूर्यदेव जब नीच के होते हैं तो शुभ ग्रहों के प्रभाव देने की क्षमता में कमी आ जाती है।
वही जो बुरे ग्रह होते हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। जैसे रात होती है तो नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है ना, वैसे ही। तो क्या करें? 5 माला गायत्री। यदि सूर्यदेव आपकी कुंडली में कमजोर हैं, जिनकी कुंडली में सूर्यदेव मजबूत हैं, वो 3 माला गायत्री। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र की बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा है। इसकी महिमा का गुणगान नहीं किया जा सकता। अगर आप 24 बार भी इस मंत्र को बोल लेते हैं तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जल के भस्म हो जाते हैं। 1 माला कर लेते हैं तो पूरे दिन के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसी तरीके से मेरा ये आजमाया हुआ सूत्र है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी किसी राशि का हो, अगर वो 11 माला गायत्री के प्रतिदिन कर रहा है ना, जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। वो धन दौलत सुखी जीवन सभी कुछ उसके चरणों में अपने आप झुकेंगे, हर कामयाबी मिलेगी। इतना प्रभाव है। तो अभी फिलहाल सूर्यदेव नीच के हुए हैं तो करना तो बनता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि 5 माला आप शुक्र के बोल रहे हैं, 5 माला गायत्री के बोल रहे हैं, हम काम कैसे करेंगे? तो भैया काम आप पूरे दिन और रात तो करते नहीं, 8 घंटे सोते भी हो। नींद को कम करो, मंत्र करो। कम सोने से आज तक कोई नहीं मरा, लेकिन ग्रह की शक्ति कमजोर हुई तो कहीं ना कहीं फंसोगे। बहुत लोग बोलते हैं कि हम बहुत बिजी हैं जनाब। मोदी जी भी बिजी हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, फिर भी अध्यात्म से जुड़े रहते हैं। उनसे बिजी तो आप नहीं है ना। मैंने कई सेलिब्रिटीज को देखा है, राजनेताओं के घर आना जाना होता है, वो लोग खुद मंत्र बैठकर करते हैं, इतने बिजी होने के बावजूद। घर के आगे लंबी लाइन लगी होती है मीटिंग के लिए, फिर भी पूजा रूम में बैठ के जाप कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ लोग चंद पैसे कमा रहे होते हैं, छोटी मोटी नौकरियों में होते हैं, वो लोग ही ज्यादा बहाने करते हैं कि मेरे पास तो समय ही नहीं है। तो भाई जब मंत्र करने का समय नहीं है, सत्संग करने का समय नहीं है, भगवान का ध्यान करने का समय नहीं है, तो आप स्ट्रगल में ही रहोगे। समझो, आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूं। हर जगह जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज। बच्चे को कुछ देना है, घर की जरूरतें हैं, अच्छी जिंदगी जीनी है, घूमने फिरने जाना, हर जगह कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहे हो? उपाय हैं, उपाय करो, आगे बढ़ो। दोस्तों, वही चौथे और सबसे बड़े गोचर के रूप में आप मीन राशि के जातकों के लिए आपके करियर के नियंत्रण करता, दशम भाव के स्वामी और आपके हेल्थ के स्वामी, पहले भाव के स्वामी, 2 केंद्र भाव के स्वामी होते हुए अभी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी गति में 4th भाव में गोचर कर रहे थे। 13 वर्षों के बाद उच्च के होते हैं। कहते हैं ना 12-13 वर्षों में तो अच्छे के दिन बदल जाते हैं। ये दिन बदलने वाला गोचर है। आपके 5th भाव में जा रहे हैं, कर्क राशि में जा रहे हैं, बहुत कुछ दे जाएंगे। जब देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं तो शादी के लगन बना देते हैं। बहुत सारे लोग परेशान होते रहते हैं, शादी नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही है, लगती है टूट जाती है, कुछ मामले होते रहते हैं, मांगलिक दोष इत्यादि होते हैं। तो लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं तो रिश्ते बन जाते हैं। वही संतान के भी दाता हैं। सेम प्रॉब्लम यदि संतान के साथ भी चल रही थी, बहुत समय से आप प्रयास कर रहे थे लेकिन किसी न किसी कारणों से संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, तो देवगुरु बृहस्पति जब उच्च के होते हैं तो इससे बढ़िया संजोग नहीं होता। पुनः प्रयास करें। वहीं यदि आपकी पहले से संतान है तो देवगुरु बृहस्पति जब उच्च के होंगे तो उन्हें ब्लेस करेंगे। आपकी संतान के लिए बहुत ही प्यारा गोचर। आपकी संतान को मान लो कि भगवान का आशीर्वाद मिल गया, उन्होंने हाथ रख दिया आपके संतान के ऊपर, उसकी शिक्षा हो, भाग्य हो, सब कुछ एकदम बढ़िया रहे। वही शिक्षा के कारक है। आप नौकरी पेशा थे, बिजनेस में थे, लेकिन चाहते थे कुछ और एडवांस स्टडी करूं, विदेश जाऊं, MBA करूं, या बहुत सारे विद्यार्थीगण होंगे मीन राशि के, उन सभी के लिए इससे बढ़िया समय कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि शिक्षा वाले भाव में ही गोचर कर रहे हैं, संतान वाले भाव में, प्यार वाले भाव में। अब प्यार वाले भाव में गोचर कर रहे हैं तो लगन बनाते हैं, संबंध बनाते हैं, तो गुरु को नया आरंभ बोला गया है। तो जितने भी मीन राशि के जातक हैं उन्हें प्यार की प्राप्ति भी होगी।
अब देखिए, करियर के नियंत्रण करता है तो करियर बुलंदियों पे होगा। यदि आपने प्रयास किया तो 13 वर्षों के बाद यह समय इस लेवल पे आपको लेकर आएगा कि आप इस समय को याद रखेंगे, क्योंकि जब पंचम में आएंगे तो उनकी सीधी 7वीं दृष्टि इनकम वाले भाव पर चली जाएगी। इससे बड़ा धनयोग कोई नहीं माना जाता जब गुरु उच्च के होके लाभ के भाव को दृष्ट कर रहे हो। यदि आप किसी प्रमोशन को एक्सपेक्ट कर रहे थे, किसी बड़े लाभ को यदि आप पाने की उम्मीद कर रहे थे, एक बड़ा परिवर्तन अपनी जिंदगी में लाने का सोच रहे थे, तो यह संभव। क्यों संभव? क्योंकि उनकी 9वीं दृष्टि आपके ऊपर आ रही है। और सबसे मजेदार बात, साढ़े है, शनिदेव वक्री हैं, देवगुरु बृहस्पति की राशि में हैं। देवगुरु बृहस्पति उनके डिस्पोजिटर हो गए और उच्च के होके 9वीं दृष्टि दे दी शनिदेव को। अब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत होता है। आपके ऊपर तो गई मीन राशि पे, वहां बैठे शनिदेव है ना 7.5 में, उनके ऊपर भी चली गई। जो थोड़ी बहुत 7.5 की प्रॉब्लम्स थी एकदम आने वाले 47 डेज तक, क्योंकि अभी उच्च के हो रहे हैं तो 1 साल 1 महीना उच्च के रहते हैं, लेकिन अभी वो ट्रेलर दिखाने आए हैं 47 डेज के लिए। फिर 11 नवंबर को वक्री होंगे और पुनः वापस लौट जाएंगे चतुर्थ भाव में, और फिर अगले जुलाई में 2026 में पुनः उच्च के होंगे और 1 साल बिताएंगे। तो अभी एक अच्छे समय का ट्रेलर दिखाने आ रहे हैं 19 अक्टूबर को। देखिए, आजमाइए देवगुरु बृहस्पति को। और देवगुरु बृहस्पति का यदि आपको जबरदस्त फायदा लेना है तो अपनी कुंडली देखिए पुनः, क्योंकि गोचर आते हैं, आपको क्यों नहीं लाभ मिल रहा है ये तो आपको देखना पड़ेगा ना। तो कुंडली आपके रिसीवर होती है, देखिए वहां देखिए उनकी पावर क्या है। अगर अशुभ है तो 16 बृहस्पतिवार का व्रत कर लीजिए, अभी भी समय है। 16 बृहस्पतिवार मंदिर जाइए, वहां केले के पौधे में जल चढ़ाइए, हल्दी का तिलक लगाइए। आध्यात्म से जुड़ के रहें, सत्संगी बने रहें, अच्छे लोगों का संग करें, बुरे कार्यों से दूर रहें। मांस मदिरा उसे अभी अपनी जिंदगी से दूर रखें। दोस्तों, एक बार नारद जी विष्णु लोक गए और विष्णु भगवान से पूछे कि हे विष्णु भगवान, मुझे इस रहस्य के बारे में जानकारी चाहिए कि यदि सत्संग करें तो क्या लाभ होता है, क्योंकि मैं तो आपके साथ सत्संग में हूं ही, नारायण नारायण करता ही रहता हूं, लेकिन अभी मैं पृथ्वी लोक से आया हूं। वहां लोग कर्जे में, रिश्तों के टूटने से और भी नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित हैं। वो क्या करें कि उन्हें लाभ हो? तो श्री विष्णु बोले कि सत्संग से बड़ा लाभ किसी भी चीज से नहीं हो सकता। लेकिन यदि आपको यह समझना है तो इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। अभी थोड़ी दूर जाओगे तो वहां पर एक पेड़ पर एक गिरगिट है, वो गिरगिट आपको आपके प्रश्न का उत्तर देगा। नारद मुनि आश्चर्यचकित होते हुए बिना कोई सवाल किए जाते हैं। वहां देखते हैं कि एक रंग बिरंगा गिरगिट बैठा है। उससे सप्रेम पूछते हैं नारद मुनि की कृपया मुझे यह बताइए कि सत्संग का क्या लाभ है। इतना सुनते ही गिरगिट तड़प के मर गया। बड़े आश्चर्य में पड़ गए नारद जी, पुनः वापस आए तो विष्णु भगवान ने कहा कि आप कुछ समय के पश्चात कि मैं एक व्यक्ति के बारे में बताता हूं, उसके यहां एक तोता होगा, कुछ समय के बाद जाना और उनसे पूछना। कुछ समय अंतराल के बाद हो गए जहां भगवान ने बोला था जाने को। पता करके गए, देखा एक छोटा सा तोता है। उन्होंने पूछा, हे शूक महाराज, विष्णु भगवान ने सिर्फ मुझे यह जानने के लिए भेजा है कि सत्संग का क्या लाभ होता है। इतना सुनना था कि वो भी तड़प के वहीं मर गया। नारद मुनि बड़े हैरान कि सत्संग का नाम लेते ही ये मर क्यों गया। वो गिरगिट भी मर गया, ये भी मर गया। बड़े आश्चर्य में भर गए। दौड़े दौड़े वापस विष्णु धाम पहुंचे।
बोले कि हे विष्णु भगवान, ये क्या लीला है आप? विष्णु भगवान बोले कि यदि जानना चाहते हो तो कुछ वर्ष के पश्चात आप एक राजा के पास जाना। उन्होंने उस राजा के बारे में बताया। उनके यहां एक शिशु का जन्म होने वाला है। जब वो बोलने लायक हो जाए तो आप जाना, वो आपको बताएगा। अब नारद मुनि पसीने से तरबतर कि मैंने गिरगिट से पूछा, वो मर गया, चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने तोते से पूछा, वो मर गया, कोई बात नहीं। अब आप शिशु की बात कर रहे हैं, और जिस राजा की बात कर रहे हैं, जहां तक मैं जानता हूं, उसकी कोई संतान नहीं थी, और बड़ी मन्नतों के बाद अब उनकी संतान होने वाली है। विष्णु भगवान ने बोला बिल्कुल सही, उनकी लीला प्रभु ही जाने। तो कुछ समय के बाद उस राजा को संतान की प्राप्ति हुई। जब वो बच्चा बोलने लायक हुआ तो नारद मुनि वहां पहुंचे, बड़े सहमे समय घबराए हुए कि कहीं यहां भी कोई अनिष्ट ना हो जाए। राजा से अनुमति मांगकर उस बालक के पास पहुंचे और बोले कि हे बालक, मुझे बताओ कि सत्संग का क्या लाभ है। वो बालक खिलखिलाकर हंस पड़ा और नारद मुनि से कहने लगा कि आपने मुझे पहचाना नहीं। ये सवाल मुझसे आप पहले 2 बार और कर चुके हैं। बोले कैसे? बोले पहले बार जब मैं अपने कर्मों की सजा काट रहा था, क्षुद्र योनि में था, गिरगिट योनि में था, तो आपने जैसे ही ये सवाल पूछा, और आप तो खुद ही देवता तुल्य हैं, आपका संग करते ही, आपका सवाल सुनते ही मैं मुक्त हो गया उस योनि से। फिर मैं तोते की योनि में आया, फिर आप वहां आ गए, दोबारा आपके दर्शन हुए, पुनः मुझे मुक्ति मिल गई। और सिर्फ मुक्ति ही नहीं मिली, एक राजा के यहां जन्म मिला और मानव तन में मिला, जो कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तो ये फल है सत्संग का। तो दोस्तों, इस कहानी से बस यही सीखने को मिलता है कि यदि हम आध्यात्मिकता से जुड़े रहें, अच्छे लोगों के साथ जुड़े रहें, तीर्थ यात्राएं करते रहें, भगवान के दर्शन करते रहें, सत्संगी बने रहें, गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित रखें, तो ये जन्म अगला जन्म भी तर जाता है। और ये जो मैंने आपको वृत्तांत सुनाया, यदि आप भी इससे सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखते हुए जाइएगा। और दोस्तों, अंतिम और 5वें पॉइंट के रूप में आपके धनेश होते हुए और आपके भाग्य के स्वामी होते हुए मंगल देव अभी अष्टम भाव के गोचर में है। 27 दिन वहीं रहेंगे, अपनी ही राशि को देखते रहेंगे, धन वाले भाव को। तो यहां भी इंडिकेशन दे रहे हैं पैतृक संपत्ति के लाभ को। कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा इत्यादि किसी भी प्रॉपर्टी के मामले में आपके ऊपर था, या आप वहां कहीं ना कहीं लीड नहीं कर पा रहे थे, तो ये समय आपके लीड करने का है। देवगुरु बृहस्पति ब्लेस करने आए हैं आपको, हर संघर्ष से निकल जाएंगे। अंत में यही कहना चाहूंगा कि गोचर तो हर महीने होते रहते हैं, लेकिन यदि आपको उन अच्छे गोचरों का लाभ नहीं मिल पा रहा है तो भविष्यवाणियों में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गोचर जो भी एस्ट्रोलॉजर आपको बताते हैं इन वीडियोज में, वो 100% सत्य होते हैं, क्योंकि वो एक सत्य घटना पर आधारित है, करंट पोजीशन पर आधारित होती है। लेकिन उस स्थिति का लाभ आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये आपकी कुंडली तय करती है। तो अपनी कुंडली देखें, और इस बार कुंडली में एक विशेष रूप से ये देखें कि किस ग्रह की फ्रीक्वेंसी क्या है। मान लो आपके करियर में दिक्कत आ रही है, तो करियर वाले भाव के स्वामी को देखिए और उसके फ्रीक्वेंसी को देखिए। कमजोर है, मजबूत करिए, करियर ठीक हो जाएगा। पैसे नहीं बच पा रहे तो धनेश को देखिए, सेकंड हाउस के स्वामी को देखिए। प्यार की प्राप्ति नहीं हो रही है, शिक्षा की प्राप्ति नहीं हो रही, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, पंचम भाव के स्वामी को देखिए, कहीं वो तो प्रॉब्लम में नहीं है। नौकरी ठीक से नहीं चल रही, स्ट्रगल है, कर्जे बढ़ गए, छठे पॉइंट को देखिए। विदेश यात्राएं नहीं हो रही है, विदेश नहीं जा पा रहे, 12वें भाव के स्वामी को, उनके पॉइंट्स को देखिए। भाग्य साथ नहीं दे रहा, 9वें भाव के स्वामी को देखिए। तो देखिए, कुंडली में जब आप देखेंगे तो कुछ ग्रह आपके दोस्त होंगे, कुछ दुश्मन होंगे।
कुछ फ्रेंड होंगे, क्योंकि 9 के 9 ग्रह तो आपके मित्र नहीं हो सकते ना कुंडली में, लेकिन हमें जरूरत सभी की है। नहीं समझे? मान लो कि आपके 5 ग्रह अच्छे हैं, 4 ग्रह खराब है, मान लो उसमें से मंगल खराब है। अब मंगल की मान लो जरूरत आपको नहीं है, फॉर एग्जाम्पल सब कुछ ठीक चल रहा है, मंगल आपके लिए अशुभ है, जिसके कारण आपको थोड़ी बहुत बीपी की समस्या आ रही है, माइग्रेन की समस्या आ रही है, बाकी सब ठीक है, थोड़ी बहुत शादीशुदा जीवन में विवाद की संभावनाएं हो रही हैं, लेकिन और सब ठीक है। मान लो करियर ठीक है, पैसे आ रहे हैं, सब कुछ ठीक है, प्रॉपर्टी ठीक है। आपने सोचा छोड़ो मंगल का क्या काम, लेकिन नहीं, अशुभ होते हुए भी आपको उसकी जरूरत है। क्यों? आपके शरीर में जो रक्त है, ब्लड है, आपकी जो एनर्जी है, आपका जो दिल धड़क रहा है, सब कुछ मंगल ही तो नियंत्रित कर रहे हैं। तो कोई भी ग्रह शुभ हो या अशुभ हो, आपको 9 ग्रहों के एनर्जी की जरूरत है। तो जो पॉजिटिव है उसको और पॉजिटिव कीजिए, जो नेगेटिव है उन्हें मनाइए। सोचिए कि 5 दोस्त हैं, 4 रिश्तेदार हैं, कभी कभी दोस्त रूठ जाते हैं, कभी कभी रिश्तेदार मुंह फुलाकर बैठे रहते हैं सालों साल, फोन पर बातें होती हैं, फिर भी दिल के रिश्ते तो नहीं टूटते ना, फिर भी हम मनाते हैं, होली दशहरा में बात करते हैं। वैसे ही जो ग्रह अच्छे हैं उनसे बहुत घनिष्ठ संबंध बनाकर रखिए एकदम। मान लो शुक्र अच्छा है, डायमंड भी पहना हुआ है, 2-2 डायमंड पहने हुए हैं, मालाएं भी कर रही है, दूध से स्नान भी कर रहे हैं, तो एकदम आप राजा बन जाएंगे। वही जो ग्रह खराब है उनसे भी संबंध बनाने की कोशिश करें। वो नहीं बनाना चाह रहा, मान लो कोई रिश्तेदार है, फूफा जी, ताया जी, वो रूठे हुए हैं, आप बोल रहे हैं कि माफ कर दो, आओ मेरे यहाँ खाने पे, नहीं आऊंगा, नाराज हो रहे हैं, फिर भी आप जिद पे अड़े रहो, अरे आ जाओ, मान जाओ, छोटी सी जिंदगी है, क्यों नाराज हो रहे हो। ऐसे ही ग्रहों को मनाना पड़ता है रेमेडीज से। यदि आप ऐसा करते हो तो अक्टूबर का महीना ही नहीं, हर महीना आपके लिए शानदार हो सकता है, क्योंकि हर महीने कुछ ना कुछ अच्छे गोचर आते रहते हैं। अगर उसका लाभ नहीं मिल रहा है तो इसका रहस्य आपकी कुंडली में छिपा है, क्योंकि कुंडली आपकी रिसीवर होती है। तो अपनी कुंडली अवश्य दिखाएं। दोस्तों, दीपक बोलता नहीं, वो अपना परिचय अपने प्रकाश से देता है। उसी तरह से बस अपना कर्म करते रहिए, आपका परिचय आपकी सफलता देगी दुनिया को। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी मीन राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना बहुत ही सौभाग्यशाली साबित हो, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। और अंत में आप सभी मीन राशि के जातकों से आग्रह करूंगा कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल बटन ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। और जैसे ही आप लाइक करेंगे नीचे एक हाइप का बटन दिखाई देगा, तो प्लीज हाइप भी अवश्य करें। और दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला कि अपनी कुंडली की विवेचना अवश्य कराइए, क्योंकि आपको गोचरों के लाभ लेने हैं। यदि किसी कारण से आप कुंडली की विवेचना नहीं करवा पा रहे तो मैं आपकी एक छोटी सी मदद कर देता हूं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ जन्म की तारीख, समय और स्थान डालें, अपना मोबाइल नंबर डालें और एक प्रश्न डाल दें, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। तो दोस्तों, बहुत जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।